आज हम आपको पंच महापुरुष योग के बारे में बताने जा रहे हैं। ये योग जब ग्रह अपनी स्वराशि में या उच्च राशि में होते हैं तो यह योग बनता है। जैसा कि आपको पता है या आप जान लीजिए कि हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में 7 ग्रह दृश्य होते हैं और 2 ग्रह अदृश्य होते हैं। 7 ग्रहों में आपके सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि होते हैं। 2 ग्रहों में आपके राहु के ये छाया ग्रह के रूप में माने जाते हैं या कटाव बिंदु भी आप समझ सकते हैं खगोलीय दृष्टि से। तो सभी ग्रह कुछ राशियों में उच्च के होते हैं, कुछ राशियों में नीच के होते हैं, कुछ राशियों में स्वगृही होते हैं। तो पंच महापुरुष योग में 5 ग्रह जब अपनी स्वराशि में उच्च राशि में मौजूद होते हैं और केंद्र त्रिकोण में होते हैं तो यह योग अपने शुभ फल को अत्यधिक रूप में प्रदान करता है अगर वह ग्रह उस लग्न के लिए योग कारक भी हो या अच्छे भावों का मालिक हो और केंद्र त्रिकोण में बनने वाला योग है तो निश्चित रूप से वह ग्रह केंद्र और त्रिकोण में मौजूद ही होगा। तो शुरू करते हैं मंगल ग्रह से। अगर मंगल ग्रह मेष राशि में, वृश्चिक राशि में और मकर राशि में केंद्र और त्रिकोण भाव में मौजूद है तो रुचक नामक महायोग बनता है। रुचक योग में जन्मा व्यक्ति, उसमें ऊर्जा की अधिकता होती है, साहस की अधिकता होती है। ये लोग खेल में, सेना में, पुलिस में, इन जगहों पर अत्यधिक प्रसिद्ध होते देखे गए हैं। रुचक योग में जन्मा व्यक्ति अगर सिंह लग्न में दशम भाव में रुचक योग बना हुआ है तो ये कुलदीपक योग भी होता है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि सेना में, पुलिस में, साहस के कामों में यह व्यक्ति अत्यधिक रूप से प्रसिद्ध होगा। आप निश्चित रूप से उन तमाम लोगों की कुंडलियों में जो तमाम बड़े बड़े शौर्य का काम किए हैं, एक अच्छे सेनानी के रूप में लड़े हैं, अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में संघर्ष किए हैं, उनकी कुंडली में अच्छे भाव में निश्चित रूप से आपको रुचक योग दिखाई देगा। इसके बाद बुध ग्रह अगर स्वराशि का और उच्च राशि का केंद्र या त्रिकोण भाव में मौजूद है और उस लग्न के लिए बुध योग कारक है या अच्छे भावों का मालिक है तो निश्चित रूप से इस योग में जन्मा बालक बहुत ही बुद्धिमान होगा, अच्छा व्यापारी होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, संचार के व्यवसाय में वो अत्यधिक मात्रा में सफल होगा, व्यापार के मामले में अत्यधिक मात्रा में सफल होगा। वह व्यक्ति अच्छा फिजिशियन हो सकता है, वह व्यक्ति अच्छा गणितज्ञ हो सकता है। तो और इस योग को भद्र योग के नाम से जाना जाता है। भद्र योग में जन्मा व्यक्ति अति बुद्धिमान होता है, अच्छा व्यापारी होता है, अच्छा चिकित्सक होता है एज ए फिजिशियन, अच्छा गणितज्ञ होता है, अच्छा और कहीं बुध पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ गई
तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जो ज्योतिषीय पेशे में भी सफल होता है। तो भद्र योग में जन्मे जातक के बारे में ऐसे चीजें जो है देखने में आती हैं। इसी के साथ देव गुरु बृहस्पति और बुध केंद्र त्रिकोण में हो, चूंकि बुध मिथुन राशि में, कन्या राशि में स्वराशिस्थ होते हैं। इसी के साथ कन्या राशि में ही कुछ अंशों तक बुध ग्रह उच्च के होते हैं। तो मिथुन और कन्या राशि में उस लग्न के लिए अच्छे भावों के मालिक या योग कारक ग्रह बुध जब स्वराशिस्थ या उच्च राशि के होते हैं तो भद्र योग बनता है। देव गुरु बृहस्पति स्वराशिस्थ या अपनी उच्च राशि में केंद्र या त्रिकोण में मौजूद होते हैं और उस लग्न के लिए योग कारक भी होते हैं, तो निश्चित रूप से इसके अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में धनु राशि में, मीन राशि में और कर्क राशि में मौजूद हैं, तो इससे हंस योग का निर्माण होता है। हंस योग में जन्मा व्यक्ति विवेकवान होता है, धर्माध्यक्ष होता है, प्रोफेसर होता है, ज्ञानी होता है, मठाधीश होता है, विवेकवान होता है। तो और अब निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि अगर हंस योग आपकी कुंडली में बन रहा है, देवगुरु बृहस्पति अच्छे भावों के मालिक हैं या योग कारक हैं, तो निश्चित रूप से इसके अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होंगे और समाज में आपको अत्यधिक मान सम्मान प्राप्त होगा। इसी के साथ अगर शनिदेव महाराज जन्म चक्र में स्वराशि मकर और कुंभ में और अपनी उच्च राशि तुला में केंद्र या त्रिकोण में मौजूद हैं, तो सस नामक योग का निर्माण होता है। सस योग में जन्मा व्यक्ति अत्यधिक मेहनती, परिश्रमी, लोहे के कार्य में, आंदोलन के कार्य में, संघर्ष के काम में अत्यधिक सफल होते हुए देखे गए हैं। आप तमाम अच्छे विचारकों की कुंडली में देखेंगे, तमाम संघर्षशील व्यक्तियों की कुंडली में देखेंगे, आजीवन संघर्ष करने के बाद जीवन के उत्तरार्ध में सफल होते हुए व्यक्तियों की कुंडली में आप देखेंगे। आप मजदूर वर्ग, कमजोर वर्ग, इन लोगों के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को आप देखेंगे, इनका नेतृत्व करने वाले लोगों को आप देखेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को आप देखेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके जन्म चक्र में सस योग का निर्माण देखा गया है। आप क्रांतिकारियों की कुंडली को ले लीजिए, तो आपको सस योग का निर्माण वहां आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज न्याय के देवता हैं, न्यायाधीश हैं। आप अच्छे वकीलों की कुंडली में आप देखिए सस योग का निर्माण आपको मिलेगा। आप अच्छे जजेस की कुंडली में देखिए, अच्छे न्यायाधीशों की कुंडली में आप देखिए, तो आपको सस योग का निर्माण वहां आपको दिखेगा। क्योंकि किसी भी अन्याय के खिलाफ न्याय करना, किसी भी अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना,
सत्य के लिए संघर्ष करना, अपने असूलों के लिए संघर्ष करना, अपने हक के लिए संघर्ष करना, इस संघर्ष को बेहतरीन ढंग से नेतृत्वकर्ता के रूप में करने का आधार शनिदेव महाराज हैं। तो निश्चित रूप से अगर किसी की कुंडली में शश योग का निर्माण है, शश योग मौजूद है, तो वह व्यक्ति गरीबों का, मजदूरों का, पीड़ितों का, शोषितों का, वंचितों का, इनका नेतृत्व जरूर करेगा, इनके लिए संघर्ष करेगा, इनको न्याय दिलाने में या न्याय देने में सहयोग करेगा। इसी के साथ परिश्रम के कामों में, सेवा के कामों में और समाज में जहां संघर्ष की जरूरत हो ऐसे कामों में, लोहे के काम में, तेल के काम में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के निर्माण के कार्य में भी इनको सहयोग या नेतृत्व करते हुए देखा गया है। जीवन के उत्तरार्ध में यह व्यक्ति काफी सफल होते हैं अगर शनिदेव जातक की जन्म कुंडली में अच्छे भावों के मालिक हैं या अच्छे भावों के या तो मालिक हैं या योग कारक हैं। जैसे कि वृष लग्न और तुला लग्न की कुंडली में अगर शनि अपनी राशि या उच्च राशि में केंद्र भाव में बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति संघर्ष के साथ अपने जीवन की शुरुआत को वो निश्चित रूप से अति सफल जीवन के रूप में ले जाके खत्म करेगा। उसकी जो संघर्ष से, परिश्रम से जो यात्रा शुरू होगी वो समय दर समय सफलता के रास्ते को चूमती हुई आगे बढ़ जाएगी। अब अगर तमाम कुंडलियां ऐसी आती हैं कि जिसमें पंच महापुरुष योग बने हुए हैं, उसके बाद भी वह व्यक्ति सफल नहीं है बल्कि असफलता की श्रेणी में। तो मैं आप लोगों को इसके विषय में भी बता देने जा रहा हूं कि इसका नुकसान या अशुभ फल जातक को कब मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, फिर मैं दोहराता हूं कि पंच महापुरुष योग में ग्रह अपनी स्वराशि में या उच्च राशि में मौजूद हो तो लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, लेकिन उस जातक की जन्म कुंडली में ग्रह का योग कारक या अच्छे भावों का स्वामी होना बहुत जरूरी। अब असफलता कब मिलती है, अशुभता कब प्राप्त होती है। कोई भी पंच महापुरुष योग केंद्र या त्रिकोण में बना हो, लेकिन इस योग का स्वामी लग्नेश का शत्रु हो तो निश्चित रूप से इसके अशुभ फल प्राप्त होंगे ही होंगे। जैसे कि तुला लग्न में लग्नेश शुक्रदेव होते हैं, तुला लग्न में योग कारक ग्रह शनिदेव होते हैं, तुला लग्न में मंगल द्वितीय और सप्तम भावों का स्वामी होता है। तो द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में मकर राशि, सप्तम भाव में मेष राशि। इन्हीं भावों में तो मकर में और मेष में रोचक योग बन सकता है। चूंकि लग्नेश के शत्रु हैं, इस नाते पूर्ण शुभ फल नहीं प्रदान करेंगे। इसी के साथ तुला लग्न में
सप्तम भाव में बैठ के या द्वितीय भाव में बैठ के, तो द्वितीय भाव में तो रोचक योग, चूंकि किसी भी पंच महापुरुष योग में केंद्र त्रिकोण का ही महत्व है। बाकी स्वगृही ग्रह तो हैं। अगर तुला लग्न में द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि का मंगल बैठ जाए तो स्वगृही है, ऐसा नहीं है, बहुत नुकसान नहीं होगा। लेकिन लग्नेश के साथ मित्रवत ना होने के कारण और तुला लग्न में के लिए योग कारक न होने के कारण निश्चित रूप से रुचक योग के अशुभ फल ही प्राप्त होंगे। और इसके साथ अगर आपके ऊपर कृपा है देवी देवताओं की, तो आप ये मान के चलिए कि अशुभ फल के जगह पर अशुभ फलों में कुछ न्यूनता की आशा हम कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि शुभ फलों की अपेक्षा हम इन योगों से नहीं कर सकते अगर ये हमारी कुंडली में योग कारक नहीं है और अच्छे भावों के मालिक नहीं। स्वराशिस्थ या पंच महापुरुष योग जैसे शुक्र देव, अगर जातक के जन्म चक्र में स्वराशि में या उच्च राशि में मौजूद हैं तो मालव्य योग बनता है। अगर अब लाभ कब मिलेगा? शुक्र देव अगर वृष राशि में, तुला राशि में और मीन राशि में अगर केंद्र त्रिकोण में मौजूद हैं और शुक्र देव उस लग्न में अच्छे भावों के मालिक हैं या योग कारक हैं, तो इनके फलों में अत्यधिक शुभता रहेगी और यह व्यक्ति को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे, तरक्की देंगे, लाभ देंगे, शुभ फल देंगे। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उस जातक के जन्म चक्र में शुक्र देव अच्छे भावों के मालिक भी नहीं है और योग कारक भी नहीं है, तब यह योग उस व्यक्ति को शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। इसमें दो राय नहीं है, बल्कि कुछ परिस्थितियों में यह योग उनके लिए नुकसानदायक होगा। अगर शुक्रदेव अशुभ भावों के स्वामी हैं और अशुभ भावों में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से वो अशुभता को ही बढ़ाने का कार्य करेंगे। जैसे कुंभ राशि में, कुंभ लग्न में शुक्रदेव द्वितीय भाव और शुक्र द्वितीय भाव में उच्च के होते हैं। चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होने के नाते कुंभ लग्न में शुक्रदेव योग कारक होते हैं। अब कुंभ लग्न में अगर चतुर्थ भाव में और उसी के साथ नवम भाव में अगर मालव्य योग का निर्माण होता है तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि इस व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक बातें शुभ ही शुभ होंगे और जीवन में इसको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। वहीं अगर कुंभ लग्न में द्वितीय भाव में मीन का शुक्र देव मीन राशि के बैठ जाए तो निश्चित रूप से वो वहां उच्च के होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मालव्य योग का उतना शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। मेरे कहने का आशय यह है कि किसी भी पंच महापुरुष योग का
अत्यधिक शुभ फल तब प्राप्त होगा जब यह योग केंद्र या त्रिकोण भाव में बन रहा हो और वह ग्रह उस लग्न के लिए योग कारक हो अथवा अच्छे भावों का मालिक हो। तो यह हमने आपको पंच महापुरुष योग के बारे में बताया, उनके नाम आपको बताए, जैसे रुचक योग, भद्र योग, सस योग, हंस योग और मालव्य योग। इसी के साथ अन्य ग्रहों में जो आपके सूर्य, चंद्रमा और राहु केतु, ये भी अब अगर कुंडली में स्वगृही या उच्च के हैं और उस लग्न के लिए योग कारक हैं तो ये भी शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन जो पहले हमने दोहराया कि कोई ताकतवर व्यक्ति अगर आपका शत्रु तो निश्चित रूप से ये आपके लिए अच्छी बात नहीं। इसी तरह से स्वग्रही या उच्च का ग्रह ताकतवर होता है, अपना पूर्ण ऊर्जा का प्रयोग करने में सक्षम होता है, जातक के जीवन में उसकी पूर्ण ऊर्जा का उपयोग होता है। अगर यह स्थिति आपके शत्रु की हो जाए तो आपको कितना लाभ मिलेगा। तो साथियों, कहने का आशय ये है, इन योगों का अत्यधिक शुभ फल तब प्राप्त होगा जब ये आपके लिए योग कारक होंगे। अगर ये आपके लिए योग कारक या अच्छे भावों के मालिक नहीं है तो निश्चित रूप से इनके ताकतवर होने का नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो साथियों, आप अपने जन्म चक्र में अध्ययन करिए, विद्वान ज्योतिषियों से अध्ययन करवाइए और अगर इस तरह के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं और ये लाभदायक हैं, योग कारक हैं, तो इनको, इनकी शक्ति को बढ़ाइए, इनकी चीजों का दान ना करिए। अगर ये आपकी कुंडली में योग कारक नहीं है, अकारक हैं, मारक हैं, अच्छे भावों के मालिक नहीं है, तो विद्वान ज्योतिषियों से इनकी शांति के लिए पूजा करवाइए, इनकी कारकता के चीजों का दान करिए, इनको शांत करिए। इससे आपको इनके शुभ फल प्राप्त होंगे। अगर यह जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भविष्य में इसी तरह की अन्य जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय वैदिक।